हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग डिजीज वाला 10 मिनट का टॉपिक देख रहे हैं। उसमें काली खांसी हो गया यानी वूपिंग कफ, डिप्थीरिया हम लोग देखेंगे। काली खांसी दूसरे वीडियो में अपलोड हो चुका, आप लोगों को मिल गया होगा। फिर उसके बाद क्या था, चेचक था, उसके पहले फिर क्षय रोग था, ये सारी फिर बड़ी माता। ये सब करके हम लोग धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक एक बीमारी देखते जा रहे हैं। अब आज क्या है, डिप्थीरिया है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में व्यस्त चल रहे होंगे। आप लोगों का एग्जाम क्या है, करीब आ रहा है। आप लोग अपना पढ़ाई लिखाई में ध्यान देते रहिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, जो लोग क्लास को क्या कर लें, सब्सक्राइब ना किए हो सब्सक्राइब कर लें। जो लोग वीडियो को लाइक ना किए हो लाइक कर दें। और जो लोग शेयर ना किए हो क्या है, अपने अपने जहाँ कहीं भी ग्रुप में जुड़े हो क्लास को शेयर कर दें। ठीक है। इसी तरह जो आप लोग डिप्थीरिया, यह रोग माइकोबैक्टीरियम डिप्थीरी नामक जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है। इसके नाम में ही इसके बैक्टीरिया का नाम आगे बस माइकोबैक्टीरियम लगा लीजिएगा। यह तेजी से फैलने वाला गले का जीवाणु जनक संक्रामक रोग है। जिसके यानी अगर ये पूछे कोई डिप्थीरिया कैसा है, वायरस है, प्रोटोजोआ है, कवक है और जीवाणु है, तो आप क्या कहोगे कि डिप्थीरिया क्या है, जीवाणु जनित रोग है, ना कि वायरस जनित। ठीक है। पहले तो आप लोग यही अंतर कर लो कि कौन सा रोग जीवाणु जनित है और कौन सा बैक्टीरिया जनित है, यानी कौन सा वायरस जनित है। तो ये सब आप लोग को डिफरेंट पता होना चाहिए। इसके जीवाणु स्वरी तंत्र में पनपते हैं, यानी गले में पनपते हैं। यह रोग 2 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को होता है। उद्भवन अवधि इसकी क्या है, एक्यूबेशन पीरियड क्या है। इस रोग की उद्भवन अवधि 1 से 3 दिन तक होता है। यह है लक्षण इसके क्या है, इसको सिम्टम्स क्या दिखते हैं। नंबर 1, प्रारंभ में यह क्या होता है, थोड़ा सा जूम करते हैं। ठीक। प्रारंभ में प्रारंभ में इस रोग में गले में दर्द होता है। धीरे धीरे यह दर्द बढ़ता है और गले में घाव हो जाते हैं। गले के पास की लसिका ग्रंथियों में सूजन आ जाती है यानी स्वेलिंग हो जाती है। रोगी को तीव्र बुखार होता है, यानी क्या होता है, फीवर होता है। रोग के जीवाणु एक प्रकार का विष पैदा करते हैं जो नाड़ी मंडल व हृदय को प्रभावित करते हैं। रोगी की श्वास नली में स्वेलिंग यानी सूजन आ जाती है, जिससे रोगी को श्वास लेने में कठिनाई होती है। गले में झिल्ली बन जाने के कारण खाना खाने व पानी पीने से भी रोगी को कठिनाई होती है। इसमें लक्षण क्या होते हैं आप देखते होंगे, अक्सर प्रश्न पूछता होगा कि गले में सफेद कलर, जबान पे सफेद कलर के ऐसे स्पॉट स्पॉट, गले में झिल्ली, ये सब किसके लक्षण है। तो आप क्या बताओगे, डिप्थीरिया के। इसमें टीका कौन सा लगता है, आप कहोगे बैट डीपीटी का टीका लगता है। कौन सा लगता है, डीपीटी का टीका लगता है। ठीक है। इधर आ जाओ आप लोग, ये चीजें हो गए। रोग का प्रसार क्या है, यह रोग संक्रमित रोगी अथवा उसके द्वारा संक्रमित वस्तुओं के संपर्क से भी फैलता है। नाक तथा गले से निकले स्राव द्वारा तेजी से फैलता है। छींकने, थूकने व खांसने पर रोगाणु श्वसन क्रिया द्वारा स्वस्थ मानव के शरीर में प्रविष्ट करते हैं। बचने के उपाय एवं उपचार क्या है इससे बचने का। इस रोग का संक्रामक काल रोगी के अच्छा होने से 2-3 सप्ताह तक, यानी 2 से 3 सप्ताह बाद तक होता है। इससे बचना चाहिए। ठीक है। यानी इसमें क्या है, होता नहीं, यहाँ कुछ छूट रहा। ठीक है, होता है। इस काल के में इससे बचना चाहिए, यानी रोगी के ठीक होने के बाद भी 2 से 3 सप्ताह तक क्या है, फैलने का डर लगता है, इसलिए इससे बचना चाहिए। इस रोग की स्थिति में चिकित्सक के परामर्श से औषधियां ली जाती, यानी अपने मन से नहीं लेना चाहिए दवा। जो डॉक्टर रेफर करे उसे खाना पीना चाहिए। अब इस रोग से बचने के लिए स्वस्थ बच्चों को रोगी बच्चे से दूर रखना चाहिए। रोगी के बिस्तर, बर्तन, वस्त्र तथा अन्य उपयोग में आने वाली वस्तुओं का निसंक्रमण भी परमावश्यक है। यानी जो भी चीजें हैं, बर्तन वगैरह, जो भी साफ सफाई, गर्म पानी हो, डेटॉल हो, सेवलॉन हो, फिनाइल हो, ये सारी चीजों का यूज करके हमें साफ सफाई करनी चाहिए। स्वस्थ बच्चों को रोग निरोधक एंटीटॉक्सिन इंजेक्शन भी लगवा देना चाहिए। ये कौन सी बीमारी थी, डिप्थीरिया। 1 सेकंड का टाइम दीजिए मुझे, आप लोग, मैं पेज चेंज कर लूँ, नेक्स्ट बीमारी ले आऊं। आप लोग आ जाइए, पेज नया आ गया। नंबर 7 बीमारी क्या है, कौड़ फेर, जिसे क्या कहते हैं, मॉप्स कहते हैं। क्या कहते हैं, मॉप्स कहते हैं। वायु एवं निकट संपर्क द्वारा संक्रमित होने वाला एक संक्रामक रोग है। कौड़ फेर, जिसे मॉप्स भी कहते हैं, इसे कनफेड़ा या कलसुआ भी कहा जाता है। ठीक है। यह रोग मुख्य रूप से छोटे बच्चों को ही होता है, परंतु यदा कदा
वयस्कों में भी हो जाता है। इस रोग का संक्रमण मुख्य रूप से ठंड के मौसम में होता है। कौड़फेर नामक रोग तीव्र संक्रामक रोग होते हुए भी घातक नहीं होता। इस रोग का प्रभाव मुंह में स्थित लार ग्रंथियों में होता है, यानी सलाइवरी ग्लैंड जो होती है हमारी प्रभावित होती है। ठीक है, रोग का संक्रमण क्या है? कौड़फेर नामक रोग के रोगाणु रोगी की लार में यानी सलाइवा में व्याप्त विद्यमान होते हैं। यह इस स्थिति में रोगी बच्चे के निकट संपर्क वाले बच्चों को संक्रमण की अधिक आशंका रहती है। रोग का संप्राप्ति काल या उद्भवन अवधि या इंक्यूबेशन पीरियड सामान्य रूप से 2 से 4 सप्ताह तक हो सकती है। रोग के लक्षण क्या है यानी सिम्टम्स क्या है? कौड़फेर रोग का संक्रमण लार ग्रंथियों में होता है। यह संक्रमण इस संक्रमण की स्थिति में कान के आगे पीछे जबड़े के कानों में स्वेलिंग हो जाती है। ठीक है, सूजन का केंद्र वास्तव में लार ग्रंथियां ही होती हैं। अभी आप लोग को पढ़ा ले तो मैं बताऊंगी लार ग्रंथियों में किस में स्वेलिंग आती है तो मॉप्स होता है। रोग की स्थिति में बच्चे के गले, कान व मुख में दर्द होने लगता है। भोजन को चबाने तथा निगलने में भी कष्ट होता है। रोग के कारण उत्पन्न हुई स्वेलिंग 3 से 4 दिन में घटने लगती है। यदि रोग के कारण ज्वर हो गया हो तो वह भी घटने लगता है, परंतु 8-10 दिन तक रोगी व्यक्ति के अन्य बच्चों को संक्रमण की आशंका बनी रहती है, यानी दूसरे बच्चों को क्या है इसके फैलाने का डर अभी भी व्याप्त रहता है या विद्यमान रहता है। रोग का उपचार क्या होगा? इस रोग के उपचार के लिए रोगी को ठंड से बचाना चाहिए तथा पूर्ण रूप से विश्राम देना चाहिए। रोगी बच्चे को हल्का तथा नरम आहार देना चाहिए ताकि भोजन चबाना ना पड़े। गर्म पानी में नमक डालकर कुल्ले करने के लिए भी देना चाहिए ताकि दर्द में क्या हो आराम मिले। गले की सिकाई करनी चाहिए, इसके लिए रुई को गर्म करके सेकना अच्छा रहता है। सूजन वाले स्थान पर वो क्या है बेलाडोना प्लास्टर भी लगाया जाता है। बेलाडोना प्लास्टर आप लोग जानते हो, जो ऐसे छिद्र छिद्र होता है वो वाला प्लास्टर। ठीक है, लगाया जा सकता है, अथवा आयोडेक्स भी लगाया जा सकता है। गले में मफलर आदि लपेट कर रखना चाहिए। अब आप लोगों को मैं बता दूं, जो सलाइवरी ग्लैंड बार बार दे रहा है, हम लोग एक बार सलाइवरी ग्लैंड को देख लेते हैं। क्या है सलाइवरी ग्लैंड? आप कहोगे मैम ये क्या है? तो ये लार ग्रंथियां हैं। कितनी जोड़ी होती हैं? तो 3 जोड़ी होती हैं। संख्या में कितनी होती हैं? 6 होती हैं। ठीक है, कितनी होती हैं? संख्या में 6 होती हैं, पेयर में 3 होती हैं। कौन कौन सी होती है मैम? सबलिंगुअल होगा, और सबलिंगुअल मैंडिबुलर होगा, और क्या होगा पैरोटिड ग्लैंड होगा। 3 तरीके की ये ग्लैंड होती हैं। एक तो हमारे जबड़े से निकल के जाती है, एक कान के पीछे से निकल के जाती है, और एक कहाँ से निकलती है? एक यही नीचे से ऐसे क्या है मुख के बगल से साइड से ही निकल के जाती है। ठीक है, मैं स्लाइवरी वाले उसमें पढ़ाई हूँ, आप लोग जाकर के देख लीजिएगा। कई चैप्टर हो चुके हैं स्लाइवरी के, लेकिन मैं इसमें भी बता रही हूँ। तो स्वेलिंग किस वाले में होती है? क्या कौन कौन सी 3 ग्रंथियां थी? एक क्या थी? पैरोटिड थी, एक सबलिंगुअल थी, और एक मैंडिबुलर थी। ठीक है, तो जो सबलिंगुअल है, नहीं सॉरी, जो क्या है पैरोटिड है। जो पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड में ही जब स्वेलिंग आ जाती है तो उसे ही क्या कहते हैं? गलसुआ कहते हैं, मॉप्स कहते हैं। ठीक है, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब फिलहाल मैं क्या करूं, यहाँ पे वीडियो को रोक दूं। अच्छा, मैं इन्फ्लुएंजा भी पढ़ा दूं, इन्फ्लुएंजा भी इसमें निपटा दूं। ठीक है, आ जाओ आप लोग। इन्फ्लुएंजा या फ्लू एक सामान्य रूप से क्या है? फैलने वाला संक्रामक रोग है। सामान्य रूप से मौसम के बदलते समय यह अधिक होता है। इसका फैलाव बड़ी तेजी से होता है, अतः इससे बचने के लिए विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। फ्लू के कारण तथा फैलना क्या होता है? फ्लू नामक रोग एक अति सूक्ष्म जीवाणु द्वारा फैलता है। यह रोगाणु इन्फ्लुएंजा वायरस कहलाता है। जुकाम के बिगड़ जाने पर फ्लू बन जाता है और बहुत तेजी से के साथ अर्थात कुछ ही घंटों में फैलने में सक्षम होता है। रोगी के संपर्क अथवा उसके द्वारा प्रयुक्त रुमाल, बर्तन व अन्य वस्तुओं के संपर्क से यह रोग लग सकता है। रोगी की खांसी, छींक अथवा थूक आदि इस रोग को फैलाते हैं। लक्षण क्या है? लक्षण है फ्लू प्रारंभ में जुकाम के रूप में प्रकट होता है तथा नाक से बहता पानी बहने लगता है। इस रोग के शुरू होते ही पेट क्या होता है? दर्द और बेचैनी होती है। रोगी अत्यधिक कमजोरी महसूस करता है। इसके साथ ही तेज बुखार यानी 102 से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उपचार क्या होगा इसका?
फ्लू में रोगी को आराम से लिटा देना चाहिए तथा उसे विटामिन सी से युक्त भोजन देना चाहिए। विटामिन सी से युक्त भोजन क्यों देना चाहिए? ताकि उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या हो, स्ट्रांग हो। जुकाम वगैरह में जब कोरोना आया था सब लोग विटामिन सी खा रहे थे ना, टैबलेट घट गई थी विटामिन सी की। उसे किसी योग्य चिकित्सक को दिखवा कर दवा भी लेना चाहिए। ठीक है, तो ये कर आप लोग बता दो, टेम्परेचर नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर कितना होता है सेल्सियस में? डिग्री सेल्सियस में मैं पूछ रही हूँ, फ़ारेनहाइट में नहीं। तो आप बता दो। आप कहोगे मैम 37 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? नॉर्मल होता है। फ़ारेनहाइट में क्या होता है? तो 98.6 डिग्री क्या होता है? फ़ारेनहाइट होता है। क्या होगा? 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है सामान्य टेम्परेचर। ये फ़ारेनहाइट हो गया, ये सेल्सियस हो गया। आप लोगों को क्या है, लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में क्या लेकर के आऊंगी? टाइफाइड या मियादी बुखार लेकर के आऊंगी। फिलहाल ऐसे वीडियो पाने के लिए क्या कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्लास को लाइक कर दें और क्या कर दे, वीडियो को शेयर भी कर दें जहां तहां ग्रुप में जुड़े हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।